हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद आज क्लास नंबर 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अब रियल सेंस में पढ़ाई करेंगे। भाई पहली क्लास में कोई पढ़ाई लिखाई हमने करी नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो कि डेरिवेटिव्स की दुनिया से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था। आपको ये समझा रहा था कि डेरिवेटिव्स का यूज केस क्या है, यानी दुनिया में डेरिवेटिव्स की जरूरत क्यों है। आमतौर पे डेरिवेटिव्स की जब भी बात होती है दिमाग में यही आता है, अरे लेवा बेची करो, प्रॉफिट करो, ये करो वो करो। लेकिन वो स्पेक्युलेटिव इंटेंट के बहुत ज्यादा बियॉन्ड यूसेज है उसका हेजिंग की दुनिया में। लोग ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ताकि अपने एग्जिस्टिंग एक्सपोजर को हेज कर सकें। हेज करने का मतलब होता है अपनी रिस्क को कम कर सकें। इसके ऊपर ढेरों एग्जांपल्स लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे। वो एग्जांपल्स रियल लाइफ एग्जांपल्स थे एंड आपने उसे बहुत अच्छे से एसोसिएट किया था। आज की क्लास में अब हम फॉर्मली एक एक टॉपिक के अंदर घुसना शुरू करेंगे और आज का हमारा मेन टारगेट जो है, आज का एक ही टारगेट है एंड दैट टारगेट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और उसका भी सिर्फ प्राइसिंग। यानी कि पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने एग्जांपल लिया था कि एक ज्वेलर है टाइटन, जिसको एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ गई थी कि जिसमें प्राइस आज ही स्पेसिफाइड हो, लेकिन जो भी खरीदना या बेचना है वो फ्यूचर डेट पे हो। तो वो प्राइस स्पेसिफाई कैसे होता है इसके ऊपर मैंने आपको कल एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था, बोला था बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। आज वो मोमेंट है, इनफैक्ट आज वो पूरा दिन है जो कि आपको डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग लगेगा। एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट हर क्लास के पहले मैं एक प्रॉपर रिहर्सल भी करता हूं। नाउ यू वुड से हाँ, सच में? यस, बिकॉज मैं स्टूडियो पे अपनी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ एंड स्टूडियो में जब भी आप अपनी क्लास रिकॉर्ड करते हैं इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हर एक वर्ड का ना प्रॉपर रिहर्सल होया हुआ रहे। वर्ड तो नहीं पर आइडिया का रिहर्सल होता रहे। और आज उसी रिहर्सल के दौरान मैंने अपने 1.5 घंटे खराब किए। 1.5 घंटे खराब किए मतलब मैं अटक गया था एक चीज में। मैं एक जगह अटक गया था कि इस चीज को कैसे आपको समझाऊं। वो चीज क्या है, आज वो क्लास में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि दिस द थिंग दैट आई विल टीच यू इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बट मैं आज आपको जो चीज सिखाने वाला हूं ये पूरी दुनिया में पूरे यूट्यूब पे, पूरे कहीं पे भी, चैट जीपीटी वैट जीपीटी कहीं पे भी सर्च कर लेना, यू वुड फाइंड इट नोवेयर। ठीक है, तो ये क्या है, मैं पहले ही एक एक्साइटमेंट डाल देता हूं आपके अंदर कि यार मैं आपको आज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा e टू द पावर x। क्या कैलकुलेट करना सिखाऊंगा? e टू द पावर x। ठीक है, तो अब कई बच्चे बोलेंगे हैं दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हम तो जानते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। यस यस यस, तो आज का जो स्पेशल है वो है e टू द पावर x। मैं आपको वो सिखाऊंगा एंड आप भी शॉक हो जाओगे कि क्या सर, क्या मस्त बताया है, मजा आ गया सर, इससे तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, फलाना डिमकाना। देखो मजा आने वाला आज। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव से। दिस इज क्लास नंबर 2 एंड बाय द वे किसी को अगर मेरे को बीट करना है ना कि सर आप जो भी सिखाने वाले हैं उससे फास्ट हम करके दिखाएंगे, तो आप अभी से ना जो लोग लाइव देख रहे हैं ऑब्वियसली, आप अभी से ना यूट्यूब यूट्यूब कहीं पे भी सर्च करना चाहते हैं तो करके देख लो। मैं आपको बेट करता हूं e टू द पावर x जो आज मैं सिखाने वाला हूं, इससे पहले मैंने कभी कोई प्रीवियस बैच में सिखाया नहीं है एंड दिस विल बी द फास्टेस्ट टेक्निक दैट कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x। एंड अपने इस चैप्टर में ना e टू द पावर x की बहुत ज्यादा बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो नेचुरली बहुत ज्यादा यूज तो होगा, समय बचाना जरूरी है एंड वी विल डू दैट। मजा आएगा आपको। ठीक है, आओ जी लिखो आप इसमें डेरिवेटिव्स क्लास नंबर 2। हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। तो आइए एक बार लिख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो ये सब ना कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम आमतौर पे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रंग बिरंगा करते थे, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी कॉन्सेप्ट्स, लिखिए आप कॉन्सेप्ट का नाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, लो जी एक ही बात है। फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में एक डिफरेंस होता है, हम उस डिफरेंस के ऊपर बाद में आ जाएंगे, बट अभी के लिए मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेसिक बेसिक समझाना चाहता हूं। तो आ जाइए प्लीज लिखिए, इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स
in these contracts the buyer को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं एंड दी सेलर को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। अग्री टू बाय या सेल respectively an underlying asset at a specified price। स्पेसिफाइड प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस इज सेट टुडे, आज ही वो प्राइस सेट हो गया। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ specified date in future। In these contracts the buyer को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। बायर का मतलब हो गया लॉन्ग पोजीशन एंड द सेलर नोन एज द शॉर्ट पोजीशन। अग्री टू बाय और सेल, तो कौन बाय कर रहा है? जो बायर है वो बाय कर रहा है, जो सेलर है वो सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने की बात कर रहा है, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे खरीदने या बेचने की बात कर रहा है, और एक स्पेसिफाइड डेट पे फ्यूचर में ये काम करने की बात कर रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। एक अंडरलाइंग एसेट है, एक स्पेसिफाइड प्राइस है। ये प्राइस सेट तो आज हो गया, पर ट्रांजैक्शन कब होगा? ट्रांजैक्शन होगा स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। सो ट्रांजैक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। जो पार्टीज है टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ऑलरेडी हम उनकी बात कर चुके हैं। एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। तो इनके आपसी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भाषा लिखी रहती है वो होती है अग्रीज टू बाय, और इसके भाषा लिखी रहती है अग्रीज टू सेल। ये एक कमिटमेंट है, दिस इज अ कमिटमेंट, एंड ट्रांजैक्शन प्राइस इज लॉक्ड। ट्रांजैक्शन प्राइस इज लॉक्ड। इससे आप अपने ट्रांजैक्शन के प्राइस को लॉक कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैं अब वार्म अप शुरू कर रहा हूं। किसका? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वार्म अप शुरू कर रहा हूं, इसी टॉपिक के अंदर ही करवा रहा हूं। दो तीन फॉर्मूले जो मैं याद कराना चाहता हूं आपको वापस से। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था पीवी का। पीवी का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन।
हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई टू द पावर आर टी, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी। एफ वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, जो रेट्स होती हैं वो रेट्स दो तरह की होती है, या कंपाउंडिंग दो तरह की होती है। एक कंपाउंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, और एक कंपाउंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। इतना ही जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना आपको। सो डिस्क्रीट में जो कंपाउंडिंग होगी वो कुछ चुनिंदा समय तक होगी। भाई साल में 2 बार हो गई, साल में 4 बार हो गई, 8 बार हो गई, 12 बार हो गई, 365 बार हो गई, 365 टाइम्स हो गई। पर कॉन्टिन्यूअस में इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग होती है। और उस तरह की जो आपकी कंपाउंडिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस अगर आपको रेट्स दी हुई रहे तो ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, जो कि है फॉर्मूले नंबर 3 एंड 4, एंड ज्यादातर आप यही यूज कर रहे होंगे इन दिस एंटायर चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हो गए? एक हो गया 3 और एक हो गया 4। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ एनीबडी हु डजंट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, एकदम याद ही नहीं आ रहा भैया हमको तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आज की क्लास आपके लिए हल्की सी बाउंसर जा सकती है, क्योंकि इन फॉर्मुलों का आपको बेसिक शायद नहीं पता, बट ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे। इन मोस्ट केसेस आपको इसका पक्का बैकग्राउंड पता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यू हैव लर्नड दिस इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इज नॉट नेसेसरी। यू माइट हैव आल्सो लर्नड दिस इन व्हाट, इन योर मैथमेटिक्स एज वेल। आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ा वहां पे भी पढ़ा होगा। हाँ, ये मैं मानता हूं आपका ज्यादा ग्रिप हो सकता है फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 पे ज्यादा ग्रिप हो, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसी से जुड़े हुए फॉर्मूले ये होते हैं जहां पे आप एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। सो यू आर गोइंग टू यूज एक्सपोनेंशियल एंड दैट टू क्वाइट 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 एक्सटेंसिवली। तो आपको ऑब्वियसली वो एक्सपोनेंशियल वगैरह कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। एंड हमारा जो सिलेबस है सीएमए फाइनल का, उसमें इंस्टीट्यूट ज्यादातर सवालों में ई टू द पावर एक्स वाला ही फॉर्मूला यूज करता है। सो दे हैव दिस हैबिट, एंड फिर ई टू द पावर एक्स की वैल्यू भी नहीं देते। सो जाहिर सी बात है हमको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसी में आप नेक्स्ट लिखो। हाउ टू कैलकुलेट ई टू द पावर एक्स, हाउ टू कैलकुलेट ई टू द पावर एक्स। स्टेप 1 2 3 4 लिख लीजिए दोस्तों। स्टेप 1 है टाइप एक्स, स्टेप 2 है डिवाइड बाई 4096, स्टेप 3 है प्रेस 1 एंड सॉरी एड 1 एंड प्रेस इक्वल टू। स्टेप 4 है प्रेस इनटू एंड इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। Many of you will get disappointed जब उनको इतना बड़ा दिखेगा, यार e to the power x ऐसे निकलेगा क्या? Don't be disappointed, ये मैं हर बैच में सिखाते आ रहा हूं, so it's nothing new, but I'll give you something new today. I'll give you something new, I'll give you something very 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 easy, ठीक है, जिससे हमारा समय ना कि सिर्फ इस बैच में बचेगा, पूरी प्रैक्टिस में बचेगा, अगले बैचेस में बचेगा, एंड
मजा आने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले एक बार इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे कि क्या सच में ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ढूंढ के दे सकता है क्या ये। वी हैव टू फाइंड आउट। तो लेट अस ट्राई दिस। हाँ, दो कैलकुलेशन करेंगे, एक करते हैं सपोजेडली 4% और एक करते हैं 8% या 10%, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट e टू द पावर 0.08 एंड 0.10। कैसे कैलकुलेट होगा आइए देख लेते हैं। आप सभी लोग प्लीज 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 साथ साथ में कैलकुलेटर पे करते रहिएगा, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में सिर्फ स्टेप्स लिखे होने चाहिए। स्टेप 1 क्या था, टाइप एक्स। स्टेप 2 था डिवाइड बाई 4096। स्टेप 3 एड 1 प्रेस इक्वल टू। स्टेप 4 इनटू प्लस इक्वल टू का कॉम्बिनेशन 12 टाइम्स, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू कैलकुलेट e टू द पावर 0.04। हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारा स्टेप 1 क्या कहता है कि आप कैलकुलेटर पे 0.04 टाइप करें, प्लीज करें 0.04 इन योर कैलकुलेटर प्लीज। 0.04 डन। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे बाई 4096। जैसे डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 0.000976562 ऐसा कुछ आ रहा है। इसमें अब हमको 1 ऐड करके इक्वल टू प्रेस करना है, तो इट विल बिकम 1.5 टाइम्स 0 976562। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3। अब 4 के लिए क्या करना है, हमको इनटू और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन करना है। सो दिस इज इनटू, दिस इज इक्वल टू। ये 1 कब काउंट होगा, जब आपने इनटू और इक्वल टू दोनों प्रेस किया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करने के बाद मेरा रिजल्ट आ रहा है 1.04081। 1.04081 आया क्या आप सबका रिजल्ट? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ, चैट में प्लीज मुझे बताइएगा क्या आपका e टू द पावर 04 का रिजल्ट आया 1.04081। अपने को 4 डेसिमल्स की जरूरत भी नहीं है, वैसे 3 डेसिमल तक भी काम हो जाता है। तो अगर आप इसको 1.041 भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा। इट वुड वर्क इफ यू आर राइटिंग ओनली 1.041, ये भी चलेगा। या 4 डेसिमल लिख लो और बेटर है, 08 लिख दो और बेटर है, 08। यस सर, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आ गया हमारा रिजल्ट, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अब की बार 10% के लिए करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस फॉर 10%। तो हम सबसे पहले करेंगे 0.10 डिवाइड बाई 4096। जैसे ही किया तो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है 0.000244146। अब प्लस 1 करेंगे तो इट विल बिकम 1.0000244146। अब इनटू इक्वल टू करेंगे 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा आ रहा है 1.1052 ले लेते हैं, 1.1052 1.1052। वन पॉइंट वन जीरो एकदम विजेश का आया है। 1.10517 बोल रहे हैं, एकदम सही है। मैंने 4 डेसिमल्स पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आई हैव मेड इट टू 1.1052। नाउ दिस ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको अभी एक एक रेट कैलकुलेट करने पड़े, आपको साल में सॉरी एक क्वेश्चन में 2-3 बार रेट्स अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़े, देन इट विल बी चैलेंजिंग। सम ऑफ यू वुड नॉट बिलीव, ये बोलेंगे साहब 2-3 बार थोड़ी ना रेट लेनी पड़ती है। आप ठीक बोल रहे हो, 2-3 बार रेट नहीं लेनी पड़ती, कभी कभी उससे भी ज्यादा बार लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 विल रिक्वायर यू, आप मैथ खोलने की जरूरत नहीं है वैसे, बस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 विल रिक्वायर यू टू कैलकुलेट
rate 6 times within a single question. 6 times you will have to calculate the rate. That is crazy. बहुत ज्यादा बड़ी बात है वो. How do we calculate this quickly? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस क्विकली? ठीक है, सो भाई मैं कोई मैथमेटिकल ब्रेन नहीं हूं. व्हाट आई विल गिव यू इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. आई विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर e टू द पावर x. दिस हैज नेवर बीन टोल्ड आउट. ठीक है, किसी को बाहर मालूम नहीं है. सो इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबडी. जो लोग भी इस क्लास को देख रहा है, क्लास देखने के बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो भी कहीं पे भी जा करके इस फॉर्मूले को ढूंढ के दिखा देना. यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर. अब भी बैठ के मैंने बनाया. फॉर्मूला क्या है सुनोगे तो आप हंसने लगोगे कि ये क्या फॉर्मूला, ये तो बहुत ज्यादा इजी है. लिखिए आप, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला to calculate e to the power x. ये मैंने बनाया है क्योंकि बाद में आप इसको ढूंढोगे ना कहीं पे भी तो ये मिलेगा कहीं नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया भैया ये आपको मिलेगा आपकी कॉपी में या वीडियोस में. यूट्यूब यूट्यूब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो खोजने मत जाइएगा बाद में कि यार ये कहाँ चला गया. कॉपी में मिल जाएगा. सो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. आई नो यू वुडंट बिलीव. मुझे पता आप बिलीव नहीं करोगे, तो करके देख लेते हैं. और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आए ये जरूरी नहीं है. ठीक है ना. साहब क्या बोल रहे हो, ये इतना फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन? आप क्या इंटू इक्वल टू कर रहे थे, कितना टाइम लग रहा था? दिस इज क्रेजी. दिस इज क्रेजी. मैं खुद बोल रहा हूं. मैं थोड़ा बहुत जैसे डेटा ड्रिवन आदमी हूं, तो डेटा देख करके मुझे ट्राई रहता है कि इसको कैसे कम समय में कर दें, इसको कैसे एनालाइज फास्ट कर दें. एंड मैं उसके बेसिस पे आपको बोल रहा हूं दिस इज समथिंग रियली क्रेजी. आई एम काइंड ऑफ, आई वुड से प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई ये क्या ढूंढ लिया. एंड आज ही क्लास से पहले पूरी टीम के सामने मैंने ये फॉर्मूला रखा एंड दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ मेस्मराइज्ड कि ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया. एंड इफ यू वांट वी कैन चेक दिस ऑन अदर परसेंटेजेस एज वेल. एक बार 4.5% पे चेक करें क्या? 4.5. सो 4.5% को एक बार कैलकुलेटर पे करो प्लीज. कैलकुलेटर पे कैसे होगा दोस्तों? कैलकुलेटर में 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4. सबसे पहले हम लिखेंगे 0.045 डिवाइड बाई 4096, तो ये आ रहा है 0.000100986 समथिंग समथिंग. फिर 1 ऐड हो गया तो दिस हैज बिकम समथिंग लाइक दिस. इसको हम करेंगे इनटू इक्वल टू 12 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. या 1.4 सॉरी 04603 1.04603. इसी को अगर हम ऑल्टरनेटिवली करें तो ऑल्टरनेटिवली करेंगे तो ये होगा 1.045 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सो 1.045 इंटू इक्वल टू प्लस 1 डिवाइड बाई 2.
1.04601, 5वें डेसिमल पे जाकर के कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज मोर और लेस देयर। इट वर्क्स, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं ये तो काम कर रहा है ये काम कर रहा है। एंड आप खुद बहुत 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 थैंक यू बोलने वाले उस पूरे चैप्टर के एंड पे कि भाई ये शुरुआत में आपने सिखा दिया तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब ये बहुत इजी है एंड ऑब्वियसली यू नीड नॉट शो दिस, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये आपको बोलते हैं अब बताओ इसका कैलकुलेशन आया कहां से, आप सीधे इसकी वैल्यू लिख सकते हो धड़ाम से एकदम बुम। एंड इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत काम आने वाला है, जगह जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वार्म अप कंप्लीट हो जाता है। मैंने वार्म अप के नाम पे आपको क्या सिखाया, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 4 फॉर्मूले लिखा है, जिसमें कहा कि फॉर्मूला नंबर 3 और 4 ज्यादा यूज आएगा। अब 3 और 4 के लिए आपको लगातार e टू द पावर समथिंग चाहिए ही चाहिए, हर सवाल में चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे उपाय दे दिया, ठीक है। यहाँ t का मतलब भी नंबर ऑफ इयर्स ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह r लिखा, एक जगह t लिखा, तो r बोलो या i बोलो एंड t बोलो या n बोलो, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, डन। चलो बढ़िया। अब हम लोग प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइसिंग वर्क्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख रहे हैं आर्बिट्राज फ्री प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, arbitrage free pricing of forward contracts. Now what does this mean? एक बार हम जैसे ही इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक बार इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि ये क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, हम ढूंढेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ। एफ क्या था एक बार याद करो, तो भैया ये जो हमारा अग्रीमेंट होता है, इस अग्रीमेंट में एक स्पेसिफाइड प्राइस हमको आज के दिन बताना पड़ता है, जबकि ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होता है। यानी आज बैठे अगर मैं किसी सोनार की दुकान में जाके बोलूं कि 3 महीने बाद मैं सोना खरीदूंगा, बताओ क्या रेट लगेगा, आज के दिन रेट बता दो, तो वो आज के दिन एक रेट निकाल करके मुझे देगा। दैट रेट इज एक्चुअली अवेलेबल आफ्टर 3 मंथ्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना करूं तो 3 महीने बाद कुछ भी रेट हो सकता है, सोना महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है, मेरे को क्या मालूम। तो मैं अगर इस तरह का कोई अग्रीमेंट कर लूं तो मैं अपनी रिस्क को खत्म कर दूंगा, मैं अपनी रेट को लॉक कर दूंगा, और वो काम करने के लिए मुझे अग्रीमेंट पे आज के दिन एक रेट बैठानी है। वो रेट कैसे निकलती है, उसी को हम कहते हैं आर्बिट्राज फ्री प्राइसिंग। अब आप कहेंगे इसको आर्बिट्राज फ्री क्यों बोला, वाई जस्ट नॉट प्राइसिंग? तो उसका कारण एकदम सिंपल है, हमने अगर इसकी प्राइसिंग में जरा सी भी चूक कर दी, अगर जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तो कौन आ जाएगा? हाँ, आपने कल स्टोरी सुनी थी, आर्बिट्राजर आ जाएगा। इट इज लाइक सेटिंग द राइट प्राइस फॉर द टमाटोज। जो हमारे टमाटर थे ना, उसका सही प्राइस निकालना जरूरी था। हमारे उस मार्केट में, उस सब्जी मंडी में प्राइस अलग अलग चल रहा था, तो कौन आया बीच में? आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर आकर के दोनों मार्केट में ऐसे ट्रांजैक्शंस किया कि वो प्राइसेस अपने आप ठीक हो गए। तो हम भी अपने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को और अपने फॉरवर्ड को कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त ऐसी कोई गलती करना ही नहीं चाहते जिससे कि आर्बिट्राजर आए और आर्बिट्राजर आकर के हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट करने लगे। बात समझ में आ रहा है? एकदम लॉजिक के साथ समझा रहा हूं मैं कि भाई तुमको अभी बैठ करके एक रेट निकालना है, रेट निकालते वक्त गलती मत करना। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आर्बिट्राइजर आएगा और तुम्हारा मजा लेके चला जाएगा, तो उसको मजा लेने से रोकना है। इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्राज फ्री प्राइसिंग, यानी एक ऐसी प्राइसिंग जिसपे आर्बिट्राज हो नहीं सकता। समझ में आया? बाद में हम एक आर्बिट्राइजर बन करके भी कई बार एक डीलर को परेशान करेंगे। अभी सवाल ऐसे आएंगे, जब आप एक आर्बिट्राइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अरे वो डीलर गलत रेट दे दिया, जैसे ही गलत रेट देगा हम कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, विल लर्न ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी। सबसे पहले हम इसमें आर्बिट्राज फ्री में लिख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे, 2-3 तो आएंगे ही कम से कम। लिखिए आप, फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू एस इंटू ई टू द पावर आर टी। Here F is equal to फ्यूचर्स प्राइस, आप इसको फॉरवर्ड प्राइस भी कह सकते हैं, एक ही बात है,
एस इज इक्वल टू स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है रेट ऑफ टुडे, टुडेज रेट, टुडेज रेट ऑफ द अंडरलाइंग। जिस चीज के ऊपर सौदा हो रहा है उस चीज का आज के दिन क्या प्राइस है। जैसे कि सौदा अगर हम सोने पे कर रहे हैं तो सोना यहां पे आएगा स्पॉट रेट में। R is risk free rate and T is equal to N by 12. Here N is equal to number of months. ये इतना प्लीज लिख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 is this: F is equal to S into e to the power RT. इसका और एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है, वो फॉर्मूला होगा F is equal to S into 1 plus RF to the power T, to the power T। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मतलब दोनों ही लिखने हैं, पर दोनों के पीछे का रीजन समझा देता हूं। ये पहला वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ये तब होता है व्हेन द रेट इज continuous. If nothing is mentioned in the question, we will assume that the rates are continuous. मतलब हिंदी में समझाऊं तो अगर इन दोनों फॉर्मूलों में कभी भी कुछ चला के बोला नहीं कौन सा यूज करना है, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज F is equal to S into e to the power RT। अब मुझे पता है, आपको पता है कि आपने जबरदस्ती का वो टीवीएम वाला वार्म अप क्यों कराया था, ताकि आपको यहां आकर के एक्सप्लेन ना करना पड़े कि ये फॉर्मूला के पीछे इंट्यूशन क्या है, क्यों आया ये फॉर्मूला। मैं बच गया ना, क्यों बचा? क्योंकि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसे भी इंटरमीडिएट का टॉपिक है, तो मैं आपको फाइनल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया नहीं। मेरे यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स है, अगर आप पूरा एकदम मस्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी को घोल के पीना चाहते हैं जाके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सच बात बताऊं तो फाइनल में शोभा नहीं देता है। सो फाइनल में एक फॉर्मूला आपको याद करा दिया, ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसके पीछे का इंट्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, पर उसी फॉर्मूले में सिर्फ नाम बदल दें तो हमारा फ्यूचर्स का फॉर्मूला बन जाता है। सो व्हाई शुड नॉट आई कैपिटलाइज ऑन दैट? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज करवाया, रिवाइज करा करके बस यहां पे उसके फॉर्मूले को एज इट इज उतार दिया। फॉर दोज हु डोंट बिलीव कि नहीं साहब हमको तो आपका पढ़ा हुआ पे याद नहीं आ रहा है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट है इंटरमीडिएट लेवल के ही, मेरी किताब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 0 है, यानी इट इज नॉट इन द सिलेबस बट आई स्टिल टीच, उसका लास्ट क्वेश्चन जाओ, ये सब फॉर्मूला वहां पढ़ा था आपने, ठीक है। चलो, तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू S इंटू ई टू द पावर RT। या फिर में अगर आपको कॉन्टिन्यूअस रेट्स ना दी हुई रहे तो उस केस में यू विल यूज द फॉर्मूला S इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T। वन क्वेश्चन दैट शुड अराइव इन योर माइंड इज कि रेट यहां पे रिस्क फ्री रेट ही क्यों ले रहे हैं? वाई आर वी टेकिंग रिस्क फ्री रेट, वाई नॉट एनीथिंग डिफरेंट? इसका जवाब ऐसे तो आपको कहीं पे भी नहीं देना पड़ेगा, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैं एक बार बोल के निकल जाता हूं ताकि आपकी क्वेरी हमेशा के लिए शांत। हम ये रिस्क फ्री रेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये प्राइसिंग कर रहे हैं आर्बिट्राइजर को शांत करने के लिए, और आर्बिट्राइजर रिस्क नहीं लेता है, आर्बिट्राइजर रिस्क नहीं लेता है। सो आर्बिट्राइजर जब रिस्क ही नहीं लेता तो वो जिस रेट पे लोन उठाएगा वो भी रिस्क फ्री रेट ही होगा, तो उसकी डिस्काउंटिंग रेट मेरी भी डिस्काउंटिंग रेट बन जाती है। अगर हम उसी के हिसाब से सोच रहे हैं तो उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या है? उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न है रिस्क फ्री रेट, मेरे लिए भी रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री रेट होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आर्बिट्राइजर अपना पैसा नहीं लगाता, आर्बिट्राइजर कभी भी ट्रांजैक्शन खुला नहीं छोड़ता, वो आके एक ट्रांजैक्शन बंद किया, दूसरा ट्रांजैक्शन बंद किया और मस्त सीटी बजाते हुए निकलता है, अपना काम हो गया। ट्रांजैक्शन खुला नहीं रहता उसका कभी भी, डे 1 पे उसको पता है उसको फायदा हो गया, होता सब फ्यूचर में है लेकिन उसको पता है उसका फायदा हो गया। तो ऐसा जो आदमी है जो ऐसा गजब का आर्बिट्राज करके दिखा देता है, एकदम मंत्रमुग्ध कर देगा, जादू करके दिखा देगा, वो आदमी रिस्क ही नहीं ले रहा है। जो रिस्क नहीं लेगा वो रिस्क फ्री काम कर रहा है। तो जब वो रिस्क फ्री काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपकी डिस्काउंटिंग रेट भी क्या होनी चाहिए? रिस्क फ्री रेट होनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी कॉमन बेसिक क्वेश्चन, अधिकतर जगह अनएड्रेस रह जाएगा, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे कि भाई रोक किसको रहे हो? आर्बिट्राइजर को, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? रिस्क फ्री रिटर्न। तो हम भी यहां पे रिस्क फ्री रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस है। मैं इसको यहां लिखवा नहीं रहा हूं, इट इज जस्ट डिस्कस्ड, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत होती तो मैं आपको बता देता, ठीक है।
चलो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करें या सवाल कर ले? सवाल कर लेते हैं, मजा आएगा। चलो फॉर्मूला वन नंबर वन जो है, आई थिंक वी कैन डू क्वेश्चन नंबर टू। लेट्स जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। मैट अब खोलनी पड़ेगी भाई। अभी शुरुआत में जो हम सवाल करेंगे उसमें से कई एग्जाम लायक भी सवाल हैं, पर ये वाला सवाल शायद एग्जाम लायक नहीं है, ठीक है? अच्छा इसमें तो आर्बिट्राज आ गया, ओ माय गॉड। रुको रुको रुको, अरे रुको। आर्बिट्राज, आई डिड नॉट वांट आर्बिट्राज ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव। आओ जी क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाइए। सवाल मैं पढ़ रहा हूं। अपने को कैलकुलेट करना है थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। नाउ व्हाट इज थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस? इट इज द अदर नेम फॉर आर्बिट्राज फ्री प्राइस। सो थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस इज द सेम नेम फॉर आर्बिट्राज फ्री प्राइस। सो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। नो डिविडेंड, नो कैरिंग कॉस्ट। ये क्या है? ये थोड़ी टेक्निकलिटी है जिसको आपको फॉर्मूला नंबर टू में पढ़ोगे, तो ये अभी काम का नहीं है, ठीक है? अभी ये काम का नहीं है, इसलिए ये सवाल करा रहा हूं। कंप्यूट थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस फॉर द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स। ओ माई गॉड, अपने को यहां पे कैलकुलेशन करना है 3 सिक्योरिटीज के लिए, और वो तीनों सिक्योरिटीज के लिए भी अपने को कैलकुलेट करना है 3 अलग अलग प्राइस। अपने को एक कैलकुलेट करना है 1 मंथ फॉरवर्ड या फ्यूचर्स, दूसरा करना है 3 मंथ फॉरवर्ड, और चौथा करना है 6 मंथ फॉरवर्ड। तो हमको 3 अलग अलग प्राइसेस कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा अपने को ये तीनों सिक्योरिटी का स्पॉट प्राइस दिया, तो ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज इज एफ इज इक्वल टू एस इंटू ई टू द पावर आर टी। तो अपने को एस तो चाहिए ना सभी का, सो सबका स्पॉट दे दिया, शांति से, अच्छा काम किया। अब रेट ऑफ रिटर्न के लिए बोलता है पहले 9% पे सॉल्व करना, फिर 12% पे सॉल्व करना। बदमाशी कर दिया हमारे साथ। सवाल दो दो बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमको 9% के हिसाब से करना पड़ेगा, और फिर हमको 12% के हिसाब से करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? एक एक कंपनी वाइज करते हैं। और एक बात और बता दूं, डी डी लिमिटेड के लिए आपको 6 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वाई 6 टाइम्स? अरे भाई समझे नहीं क्या? आपको 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना तो करना ही है, और फिर इनको आपको दो दो बार करना है, क्योंकि दो दो बार अलग अलग रेट है। सो टोटल देखा जाए तो आपको यहाँ पे 18 आंसर्स निकालने हैं, 18 आंसर्स। कैसे? 6 आंसर्स पर कंपनी, सो देयर वुड बी 18 आंसर्स। डरने का नहीं, भाई है समझा देगा कैसे करना है। आई विल क्रिएट अ टेबल कि आपको टेंशन ना हो, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स डू इट। आओ शुरू करते हैं। आपको फिलहाल मुझे फॉलो करना पड़ेगा, शर्म नहीं है उस बात में, ठीक है? लिखो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। पहले हम ये काम कर रहे हैं फॉर डीडी लिमिटेड, दूरदर्शन। यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं मेच्योरिटी, यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम। यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। यहां तक प्लीज कंप्लीट करिए। हम पहले शुरू कर रहे हैं 1 मंथ से। जब 1 मंथ होगा तो एफ को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे।
हमारा स्पॉट रेट है 160 का, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, हड़बड़ नहीं है। स्पॉट रेट है फॉर डीडी लिमिटेड 160 रुपीज, मानते हो? रेट ऑफ रिटर्न है 9% और महीना है एक, सो इट विल बी 160 इंटू ई टू दावर 0.0075, ई टू दावर 0075। हम इसको कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले सिर्फ सजाने का काम किया है। दूसरी वाली सिचुएशन में फॉर्मूला वही है दोस्तों, सो दिस विल बी 160 इंटू ई टू दावर 0.12 इंटू 1/12, so it will be 160 into e to the power 0.01। सॉल्व करके लिखेंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो, पहले यहां तक कंप्लीट कर लो। अब मुझे पता है जो डेढ़ शाने हैं वो कैलकुलेट करके बैठे होंगे, बोले फटाफट हम लोग कर लेते हैं, लेट अस बी फर्स्ट। तो भाई हम लोग के पास में भी शॉर्टकट है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ध्यान देना। फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1.0075 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये आ गया 160 इंटू 1.00753, तो ये आ गया मेरा ₹161.20। क्या आपका भी आया? ₹161.20। यानी आज का इस शेयर का दाम 160 जरूर है, पर अगर आप किसी के साथ एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि भाई लेवा बेची कब करेंगे, एक महीना बाद, आज रेट डिसाइड करने जाएंगे, तो वो रेट आएगा 161.2 का रेट, 161.2 का रेट। और अगर आप यही काम 1% के लिए करना चाहते हैं तो इट विल बी 1.01 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, सो इट विल बी 160 इंटू 1.01, आप 01 कर सकते हैं, 1.0101, ठीक है। मेरा आ रहा है 005, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, सो इट इज ₹161.62, 161.62। क्लियर क्या दोस्तों? इज इट डन? 1 मंथ इज डन। अब क्या करेंगे? 3 मंथ्स। चलो 3 मंथ्स, अब 3 मंथ्स में इतना अच्छे से दिखाएंगे नहीं, ठीक है, समय बचाएंगे। 3 मंथ्स एफ इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, 160 इंटू ई टू दावर 0.09 इंटू 3/12, तो ये आया 160 इंटू ई टू दावर, आई एम स्टिल नॉट गोइंग वेरी हार्श ऑन यू, तो मैं अभी भी कुछ ना कुछ लिख रहा हूं। इसको सॉल्व कैसे करें वो आप फिगर आउट करते रहो भाई, मैं तो लिख रहा हूं सीधे वैल्यूज। एक जगह 9% की रेट है और एक जगह 12% की रेट है, $164.87।
164.87। यहां तक आप सब लोग अगर पहुंच गए हैं तो एक बार यस लिख देना, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। 164.87। बोलो जी। बच्चे बोल रहे हैं डन 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 डन। बढ़िया। अभी बाकी है यार अपना, क्या कितना महीना बाकी है? 6 मंथ्स बाकी है। लेट्स स्टार्ट फॉर 6 मंथ्स नाउ। 6 months, f is equal to 160 into e to the power 0.09 into 6 by 12. So it will be 160 into e to the power 0.045. 160 into 1.0460. 167.36. Here f is equal to 160 into e to the power 0.12 into 6 by 12. 160 into e to the power 0.06. 160 into 1.0618. Rupees 169.89. जस्ट इमेजिन ई टू द पावर, जो भी कैलकुलेट आप कर रहे हो, कितना फास्ट हुआ। हाँ, आपको अब बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपने ई की अभी तक जितनी बार कैलकुलेशन जरूरत थी हर बार कर ली। अब जब आप कंपनियों के लिए, बाकी कंपनियों के लिए कैलकुलेट करोगे, आपको सिर्फ स्पॉट प्राइस चेंज करते रहना है, रिकैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं बदलेगा। आप देखो ये सेम टेबल बनेगी, सेम टेबल, सिर्फ स्पॉट प्राइस बदलना है। यहां सब जगह 160 था, करेक्ट। आपको डिवाइड बाई 160 या इंटू 2600 भी कर सकते हो, या फिर 160 को रिप्लेस करके यू हैव टू जस्ट टेक 2600 एंड लास्ट वाले में 600 लेना तो वो 600। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर इट डन। मैंने लिखा दिया भैया, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड अपने घर पे करिए, और इसको हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना फालतू टाइम नहीं है। क्या फालतू सवाल था एकदम। समझ लो, इस तरह का सवाल एग्जाम में आ गया तो उठ के नाच तो लोगे तुम कि अरे इतना इजी सवाल आ गया, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा, काहेगा कैलकुलेशन। यह भी कितनी बार किया, 6 बार आंसर निकाला, ऐसा और दो कंपनी, 18 बार आंसर्स निकालना है, 18 आंसर्स इन अ सिंगल क्वेश्चन, एंड नो अदर फ्लेवर, नथिंग, बेसिक। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। डन क्या? ठीक है, अब लिखिए आप फॉर्मूला 2। हमने जैसे फॉर्मूला 1 लिखा था ना यहाँ पे, फॉर्मूला 1, अब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2, और जिनकी कैलकुलेशंस बाकी है भाई जल्दी जल्दी लिखो, मैं तब तक फॉर्मूला लिख देता हूं, सजाने का काम है इसमें थोड़ा सा।
सो अभी फॉर्मूला 2 के नाम पे मैंने आपको एक ये चीज सिखाया है, ये फॉर्मूला नंबर 2, एंड ये है इसी का वेरिएंट, आप फॉर्मूला नंबर 3 बोल दो इसको और बेटर होगा। दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, फर्क लिख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 डिविडेंड यील्ड एंड कैरिंग कॉस्ट is reported as a continuous rate। टेक्निकलिटी है, पर आपको किसी ना किसी सवाल में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो इन दोनों में जो फर्क है वो फर्क आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, सवाल एक दो कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या है, एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूं आपको मैं। देखो प्लीज गौर करना, हाँ इधर लॉजिक पूरा दिमाग में आ जाएगा अगर आप ये चीज समझ गए तो। दो एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा ऑफ गोल्ड और एक एग्जाम्पल दूंगा ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। तो ये आप हैं और ये है गोल्ड का डीलर, ये गोल्ड का डीलर है और ये है आप जाकर के इसको बोले मेरे को 6 महीने बाद एक फॉरवर्ड चाहिए, यानी 6 महीने बाद आप गोल्ड खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो एंड यू वांट अ रेट जिस रेट पे आप 6 मंथ्स बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है ये जब रेट सेट करेगा तो ये फॉर्मूला लगाएगा एफ इज इक्वल टू एस इंटू ई टू दावर आर इंटू टी, करेक्ट। ये तो नेचुरली ये लगाएगा ही फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में रिस्क फ्री रेट रिकवर कर रहा है आपसे, क्योंकि आर्बिट्राजर नहीं तो आएगा और बीच में रिस्क फ्री रेट के ऊपर कुछ भी हुआ तो खा जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सजाने वक्त रिस्क फ्री रेट का यूज हुआ, इसका लॉजिक हमको दिमाग में ऑलरेडी बैठ गया कि आर तो यूज होगा। बट ये गोल्ड जिसके लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये गोल्ड आज से ये लेके बैठेगा, क्योंकि 6 महीने बाद आपको गोल्ड देना है, इसका एकदम गारंटी है, अग्रीमेंट कर लिया, कमिटमेंट है, उसको पता है 6 महीने बाद गोल्ड देना ही देना पड़ेगा। तो ये इस गोल्ड को आज से लेके बैठेगा भाई। अब जब ये इस गोल्ड को आज से लेके बैठेगा तो इस गोल्ड के ऊपर में कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा ना। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट। आज इस गोल्ड को रखने का एक कैरिंग कॉस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब ये कैरिंग कॉस्ट लगेगा तो अगला बोलेगा मेरे को ये भी चार्ज करना है, तो हम इसको बोलेंगे कर ले, एंड इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा आर प्लस सी टू द पावर टी। अब समझो इस फॉर्मूले में ये ऊपर जो आर प्लस सी हुआ, आई होप इसके पीछे का अब लॉजिक क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये जब कॉन्ट्रैक्ट सेट करेगा तो ये देखेगा कि हाँ तेरे को ये देगा, ये ही विल गिव यू गोल्ड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। बट अगर वो गोल्ड आज खरीद के नहीं बैठा तो वो देगा कैसे 6 महीने बाद। तो इसका मतलब वो 6 मंथ्स तक इस गोल्ड को लेके बैठेगा आपके लिए। तो वो इस 6 मंथ्स का जो भी गोल्ड का स्टोरेज कॉस्ट बनता है, कैरिंग कॉस्ट बनता है, वो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चार्ज करना चाहिए इसको? द आंसर इज यस, करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई ही विल ऐड दिस टू द फॉर्मूला। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल लॉजिक्स। मैं बहुत ही हल्के में इसको समझा दे रहा हूं, मतलब इन द सेंस मैं बहुत ज्यादा ना परेशान नहीं कर रहा हूं आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्यूज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस।
बट हम इसको बहुत ज्यादा ना कॉस्ट ऑफ कैरी वगैरह में भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। आप सिर्फ एक बार के लिए बस बताओ कि क्या आपको यहाँ ये पॉइंट समझ में आया कि सी ऐड क्यों किया गया है। सी का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट। सो इफ यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट or that underlying requires some sort of storage, then in that case that storage has to be included in the price. बोलो जी, is it clear or not? देखो इसको ना दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। एक इजी तरीका समझाता हूं, कुछ बच्चे तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। अब मेरी अल्कोहल को लेकर के बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा, गलत बोल दूंगा, माफ कर देना, ऐसे समझ लेना, ठीक है। नौसिखिया आदमी ऐसे ही बोल दिया। पर ऐसा मैंने सुना है कि जैसे वाइन है, तो वाइन की एज के साथ साथ वाइन का दाम बढ़ते रहता है। तो वो कैसे बढ़ जाता है? बॉटल क्या देख करके ऐसा लगता है हाँ ये पुराना हो गया, इसके ऊपर मैला लग गया तो ये महंगा हो गया? नहीं, वो उसके प्राइसिंग पे फिट हो जाता है। आपने अगर एक वाइन का अभी का अभी वाइन का एक मान लो खरीदा है कंटेनर या जो भी आता है, बॉटल ऑफ वाइन खरीदा, अभी का अभी बना और आपने अभी का अभी खरीदा, तो उसका वो आपको एक आज का प्राइस कोट कर देगा विच इज स्पॉट प्राइस। पर अगर आप बोलते हो ये बॉटल का प्राइस आज तय कर दो, बट मैं से ये सेम बॉटल लेके जाऊंगा आफ्टर 2 years, तो वो बोलेगा कि इसको 2 साल मेरे को कहीं पे रखना पड़ेगा। तो रखने के साथ साथ जो इसका स्टोरेज कॉस्ट लगेगा वो तुमको बियर करना पड़ेगा। एंड यही शायद कारण है कि वाइन जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है वैसे उसके दाम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का अब अंडरलाइंग लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हाँ किसी चीज को अगर स्टोर करना पड़ रहा है और स्टोरेज पे खर्चा लग रहा है तो जाहिर सी बात है यू विल हैव टू पे फॉर दैट स्टोरेज कॉस्ट। यहां तक बात क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरे एग्जांपल में मान लो हम एक बात कर रहे हैं रिलायंस के स्टॉक का। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस का स्टॉक, ठीक है, इन अ सेपरेट एग्जांपल। अब रिलायंस का स्टॉक मान लो आज बाजार में 2000 रुपए का बिक रहा है। रिलायंस ने अनाउंस कर दिया कि 2 महीना बाद रिलायंस एक स्पेशल डिविडेंड देने वाला है, जो डिविडेंड होगा 500 रुपए का। ध्यान देना, आज शेयर का दाम चल रहा है 2000 रुपए। रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 2 महीने बाद 500 रुपए का एक डिविडेंड देने वाले हैं, और आप एक 3 महीने का फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हो। तो 3 महीने का जब फॉरवर्ड करेंगे तो उसका प्राइसिंग सेट करते वक्त वो फॉर्मूला लगाएगा नेचुरली ये वाला S इंटू ई टू द पावर RT। पर यहीं पे आप उसको टोक सकते हो कि ये क्या कर रहा है तू। वो बोलेगा क्यों, क्या हो गया? तो आप उसको बोल सकते हो कि देख भाई, ये रिलायंस 2000 रुपए का है, इस पे 2 महीना बाद 500 रुपए का एक डिविडेंड मिलेगा। तुम मेरे को ये शेयर पकड़ाएगा 3 महीना बाद। हमारी बात भले ही आज हो गई है, पर तुम मेरे को ये शेयर कब पकड़ाएगा? आफ्टर 3 months। तो वो डिविडेंड क्या मेरे को मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, द डिविडेंड विल नॉट बी पेड टू यू, क्योंकि आप जिस दिन इस शेयर को पकड़े उससे पहले ही डिविडेंड आ गया था। एग्जैक्टली तो उससे पहले ही जब वो डिविडेंड आ गया तो आप आज के दिन इस शेयर को 2000 रुपए प्राइस क्यों पकड़ोगे? समझो मेरी बात, किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है वो उसके अंडरलाइन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करके बनता है। यानी कि आज के दिन अगर कोई रिलायंस के शेयर को 2-2000 रुपए देकर के खरीद रहे हैं तो उनको सबको पता है कि इस पे 500 रुपया आने वाला है, एंड दैट इज व्हाई दे आर बाइंग रिलायंस। एकदम दमादम लोग खरीद रहे हैं रिलायंस को, सो दे नो कि इस पे 500 रुपए का एक डिविडेंड आएगा, एंड इसीलिए वो लोग एक्साइटेड हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो आप उसके सामने एक तर्क रख सकते हैं कि भाई तेरे 500 रुपए का एक डिविडेंड इस शेयर के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ मैं मानता हूं वो अभी नहीं आया, पर उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उस डिविडेंड का, वो प्रेजेंट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन योर स्पॉट प्राइस। तो तुम्हारा जो शेयर का आज दाम 2000 रुपए दिख रहा है, ये इस लालच की वजह से है क्योंकि सबको दिख रहा है 500 रुपए आएगा, 500 रुपए आएगा। सो एवरीबडी इज बाइंग विद एन एक्सपेक्टेशन कि इस पे 500 रुपए आएंगे। तो आपको टेक्निकली इस पे अनाउंस्ड डिविडेंड का जो भी प्रेजेंट वैल्यू होता है उसको माइनस कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। सो 2000 में से जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड होगा उसको आप कृपया करके क्या करिए? माइनस कर दीजिए।
जब माइनस करेंगे तो ट्रू सेंस में आप उस डिविडेंड को एक्सक्लूड कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में से, एंड आपका फॉर्मूला ऑफ द प्राइस दैट यू शुड पे आफ्टर 3 मंथ सही हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका फॉर्मूला बनेगा स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू ई टू द पावर आर टी। स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू ई टू द पावर आर टी। कभी कभी ये आपको रेट, जो डिविडेंड की रेट है, ये डिविडेंड की रेट एक अमाउंट में नहीं दे करके सीधा कॉन्टिन्यूअस रेट भी दे सकता है। उस केस में आप ये करेंगे s इंटू ई टू द पावर आर माइनस डिविडेंड यील्ड, आर माइनस डिविडेंड यील्ड। सो आपके ये जो फॉर्मूला है उन सबके लॉजिक अब आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ये माइनस क्यों हुआ डिविडेंड यील्ड, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड क्यों माइनस हुआ, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट क्यों ऐड हुआ। वो अब लॉजिक थोड़े थोड़े बैठ गए होंगे आपके दिमाग में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, जस्ट एक क्वेश्चन, ठीक है? मुझे पता आप अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हो चीजों को, पर मैं फिर भी ऐसे ही पूछ लेता हूं। अगर ये डिविडेंड 6 महीने बाद आने वाला था और आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 ही महीने का होता, ध्यान से सुनना, अगर ये डिविडेंड 6 महीने बाद आता या आने वाला है और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 3 ही महीने का है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि क्या आप इस सूरत हाल में अपने डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करेंगे क्या? विल यू डिडक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इन दिस केस? प्लीज टाइप इन यस और नो, प्लीज टाइप इन यस और नो। Will you still deduct the present value of dividend if the dividend is expected in 6 months? बच्चे बोल रहे हैं नो 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 नो, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टीच। मैं यही सिखाना चाह रहा था कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब का? 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद तो तुम्हारे हाथ में शेयर आ ही जाएगा, तो 6 महीने बाद वाला डिविडेंड तो तुमको एनीवेज मिलेगा ही। तो इसके लिए क्या बात हो रहा है, क्या चर्चा क्या हो रहा है? जो चीज तुमको बाद में मिलेगा, तुम आज उसके लिए क्या अकाउंटिंग करना चाह रहा है? तुमको नहीं मिलता तो बात हम समझते, बीच में ही आ गया तो बीच में आ गया तो वो तुमको नहीं मिलेगा, हम मानते हैं, क्योंकि तुमको 3 महीने बाद ओनरशिप मिलेगा। तो 3 महीने के बीच में अगर कोई डिविडेंड आया तो तुम उसको माइनस करो, समझ में आता है। सिमिलरली 3 महीने के बीच में कोई कैरिंग कॉस्ट लगा तो तुम उसको माइनस करो। अगर कैरिंग कॉस्ट 3 महीने के बाद है तो वो तो एनीवेज मेरे को पे करना है, तो मेरे को पे करना है, तो आई विल नॉट डिडक्ट और एड इट। समझ में आया बात? क्लियर? पक्का? डन? क्या बोलो, बात समझ में आई? इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने के लिए, ये फॉर्मूले को प्रैक्टिस में लाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आइए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये ऐसे ही रफ वर्क था, इट हैज नथिंग टू डू विथ अवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये जितने हमने फॉर्मूले देखे हैं, जाहिर सी बात है इन सारे फॉर्मूलों पे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा बेकार फॉर्मूले, कोई मतलब ही नहीं है इनका। आपको सुन करके ऐसे एक बार के चमकाते हैं ये फॉर्मूले, बट व्हेन यू प्रैक्टिस दीज आपको लगता है बहुत ज्यादा इजी है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। छोटा सा सवाल है, देयर इज अ 6 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ सिक्योरिटी वेयर 4% पर एनम, एक मिनट ठीक से पढ़ना, ठीक से पढ़ना, कॉन्टिन्यूअस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप सबको पता चल गया है ना? आपके दिमाग में आ रहा है कि फॉर्मूला लगने वाला है एफ इज इक्वल टू एस इंटू ई, सॉरी, एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड इंटू ई टू द पावर आर टी। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हम सबको एकदम क्लियर हो गया दिमाग में, है ना? पक्का ना? ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना? सोचो प्लीज।
6 महीने का हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू हो जाएगा 6/12, वो सब ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न वगैरह सब हम ले लेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस होगा फ्रॉम द स्पॉट। बोलो बात सही है, समझ में आ रही है? बच्चे बोल रहे हैं नो 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 नो। अरे नो क्या बात का भाई, नो क्या बात का? सर यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला लगता है जब आपके पास नॉन कॉन्टिन्यूअस यानी कि डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन हो। कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज कर दिया मतलब यहां फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू S इंटू ई टू दावर R प्लस सी टू दावर टी। क्लियर? यहां पे अच्छा, यहां पे डिविडेंड है तो R माइनस थीटा इंटू टी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये रिस्क फ्री रेट अपने को दिया हुआ है, यानी R का वैल्यू दिया हुआ है 0.10, थीटा दिया हुआ है 0.04, ये डिविडेंड यील्ड हो गया। आज का प्राइस दिया हुआ है 25, अपने को बोल रहा है फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करो 6 महीने का। आओ कैसे कैलकुलेट होगा, लिखो आप, प्लीज राइट डाउन। 6 month फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू S इंटू ई टू दावर R माइनस थीटा इंटू टी। हर चीज को हम यहां डिफाइन कर देंगे। S इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस जो कि आज के दिन है 25 रुपए। R इज इक्वल टू 10% रिस्क फ्री रेट होता है ये, so that is equal to 10%. We will write it down as 0.10. ये obviously per annum होता है। Your theta is equal to your dividend yield। ये dividend yield already continuous form में दिया हुआ है, so it is 4% per annum. We will write it as 0.04 and t is equal to number of years। number of years कैसे आएगा? It will be n by 12, so n would be how much? 6 महीना है, so 6/12 it will be 0.50। आप इसको 0.50 लिखो या फिर 6/12 लिखो या 1/2 लिखो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व होगा 6 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 25 इंटू ई टू दावर 0.10 माइनस 0.04 इंटू 0.50। So it will be 25 into e to the power 0.03 I think। कर लो कैलकुलेशन। 25 into 1.03045, so it will be rupees 25.76, rupees 25.76। डन, खत्म। देखो जाकर के ना अपने जो एक बैच दो बैच पहले पढ़े हैं ना मेरे से, उनको जाके बोल मत देना कि आपको e टू द पावर x का नया फॉर्मूला सिखाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत गालियां पड़ेंगी मेरे को कि आपको हमारे टाइम पे ये ख्याल नहीं आया क्या। मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ, आज ही मैंने सीखा है। आपको मैं अपना वर्क दिखा दूंगा तो आप बोलोगे हैं क्या बोल रहे हो, इतना सब आप दिमाग लगाए हो। हाँ, मैं कैसे कैसे वहां तक पहुंचा वो मैं आपको बस एक बार फटाक से बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाया था, R इंटू R माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.0015 प्लस 1 इंटू 1 प्लस R। पहले मैं इस फॉर्मूले पे पहुंचा था, पहले मैं इस फॉर्मूले को लिखाने वाला था आपको आज क्लास से पहले 2 घंटे पहले। मैं आज सोच रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस क्लास स्पेशल। हर क्लास में 2 घंटे नहीं देते हम लोग पहले, कुछ कुछ क्लासेस का रिहर्सल 2 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि रिहर्सल्स विल टेक आवर्स, बट आज की क्लास में 2 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि आई वॉन्टेड टू टीच यू सम इजी फॉर्मूला फॉर ई टू द पावर आर। आर बोल लो या एक्स बोल लो। तो आई थॉट ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला विल ऑल्सो वर्क। आप चेक कर लेना, दिस विल ऑल्सो वर्क। इसमें प्रॉब्लम आएगी कुछ कुछ जगह पे 0.00018 लेना पड़ेगा, 15 से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी रेट 5% से ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर आपको ये वाला लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था। देन आई फाउंड आउट दिस फॉर्मूला 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर मैं इसके बाद इस फॉर्मूले पे पहुंचा। इस फॉर्मूले पे जब मैं पहुंचा तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया
कि ये तो r प्लस 2r प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, सॉरी प्लस 2 डिवाइड बाई 2 है, तो मैंने इसको आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किया, एंड वहां से जाकर के ये फॉर्मूला बना ऐसा। एंड सर इसके लिए आपने क्या किया, मतलब कोई दिमाग लगाया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी कुछ ऐसा यूज किया? आंसर इज नो। ऑब्वियसली आई वेरीफाइड माई इंफॉर्मेशन या वेरीफाइड माई फॉर्मूला विद चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी, बट भाई वो लोग अभी मैथ्स केपेबल ही नहीं है मैथ्स संभालने के। वो लोग मेरे को बोलने लगा नहीं भाई तू गलत है। मैं बोला गलत कैसे है? तो मैं बहुत बार ट्राई किया, मैनुअली आई फाउंड आउट कि अपना फॉर्मूला काम आ जाएगा, पर वो लोग कुछ भी कैलकुलेट कर रहा था। अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है, बट ठीक है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड आई थॉट कि ये वाला फॉर्मूला अब शेयरेबल है। क्या ये हर बार वर्क करेगा? द आंसर इज नो, हर बार वर्क नहीं करेगा। जैसे जैसे आपकी बड़ी रेट्स आ जाएंगी, आप इसको 27% पे चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस शायद मैच हो जाएगा, पर 2 से ज्यादा में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं मैच करा पाओगे व्हेन द रेट विल बी वेरी हाई, ठीक है। बट अपना रेट 27% का काम ही नहीं पड़ेगा, रेट मैक्सिमम 5, 6, 10% तक काम पड़ेगा। 10% तक ये फॉर्मूला कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। क्लियर? तो भाई ये अपना इसका पीछे का जो लॉजिक था, मैथमेटिक्स था, वो आपके सामने मैंने शेयर किया कि भाई ये इतना सब कुछ अपना काम करके वैल्यू आया। एंड विद दैट बीइंग सेड, क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो ओवर। सो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने मार्क कर लिया है, काम आएगा मेरा मार्किंग। ओके, अब अपने आगे बढ़ेंगे, अपने इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस, फॉर्मूले हो चुके हैं, नाउ वी विल गेट इनटू आर्बिट्राज। लिखो भाई, सेकेंड पॉइंट लिखो, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर नहीं है आपका, इधर उधर है, तो प्लीज ले आओ। बहुत काम की चीज है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। बच्चे बोल रहे हैं सर इस फॉर्मूले का ना पेटेंट वेटेंट बनवा लीजिए, कॉपीराइट बनवा लीजिए। नहीं हो सकता ये फॉर्मूला ना, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल रेट्स। तो अगर मैं चाहूं भी ना तो भी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिकली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन ऑल द रेट्स। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि हर रेट पे एकदम रिजल्ट आ रहा है, तो फिर भी बोला जा सकता है अपना काम बन रहा है बस। तो अब क्या पेटेंट, क्या कॉपीराइट, ठीक है। चलो भाई, अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। मैं पहले आपको उसकी भूमिका बता देता हूं। लिखो आप, इफ अ डीलर कोट्स, if a dealer quotes a forward price other than the theoretical price, then लिखो प्लीज, then मन में लड्डू फूटा, that is arbitrage opportunity exist। ठीक है, अगर डीलर ने एक ऐसा कोट मारा जो कि थियोरेटिकल प्राइस से कुछ अलग है, कुछ भी ऊपर है या नीचे है, कुछ भी है पर अलग है, तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए कि भाई अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी, उसने इनएफिशिएंट प्राइस सेट किया, और आर्बिट्राजर का काम यही है, ए तूने गलत किया,
गलत किया तो उसको सुधारना है, और सुधारने के लिए हम कुछ ऐसा एक्शन लेंगे कि वो अपने आप समझ जाएगा कि मेरा गलती है। ठीक है। और यहां पे आपका अकेले का जिम्मा नहीं है, जितने भी आर्बिट्राज करने वाले लोग हैं वो सभी लोग देख रहे हैं उस बात को, वो लोग सभी फटाक से डील कर रहे हैं वहां पे। जब वो डीलर के पास बहुत सारा डील जाएगा ना, उसको अपने आप अकल लग जाएगा कि मेरा प्राइस गलत है। ठीक है। अब ये होगा कैसे, हाउ विल दिस हैपन, तो आओ लिखो। अगर डीलर ने जो कोट दिया है वो कोट थ्योरेटिकल प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर है तो भी, इसको मैं 30 भी कर दूं तो भी थोड़ा सा ऊपर है, 34 भी कर दूं तो भी ऊपर है, ध्यान रखना हम लोग क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अगर ऊपर भी है, जरा सा भी ऊपर है, तो हम कुछ कर सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, लिखिए आप, शॉर्ट फॉरवर्ड लॉन्ग स्पॉट। मैंने कुछ लिखा है यहां पे आपको, शॉर्ट फॉरवर्ड एंड लॉन्ग स्पॉट। ये आप कर सकते हैं, ये इसकी दवा है, ये आर्बिट्राज करने का तरीका है। हम इसके ऊपर और खुल करके बात करेंगे। तो यहां क्या करेंगे हम, जब डीलर ने अपना कोट थ्योरेटिकल प्राइस से नीचे दिया है तब क्या करेंगे, उस केस में लॉन्ग फॉरवर्ड शॉर्ट स्पॉट। अब इसको रटने की दरकार नहीं है, मैं लॉजिक दे दूंगा इसके पीछे, आप लिखते लिखते सुनोगे मेरी बात, सुनोगे, चलो मैं बता रहा हूं। ब्रिटानिया की बिस्किट खाते हो आप, मान लो 50 रुपए का पैकेट आता है, 50 रुपीज का पैकेट आता है, और आप एक दुकान में गए, उसको पूछा ब्रिटानिया क्या दाम ये वाला पैकेट, उसने बोला 35 रुपया बाबू। आप बोले 35, क्या बोल रहा है भाई, वो बोला हाँ हाँ 50 रुपया का पैकेट है लेकिन हम 35 में बेच रहे हैं। वट वुड बी योर इंट्यूशन, अंदर से क्या आवाज आ रहा है, सोचो जरा। एक पैकेट है जिसका आपको पता है पूरा दुनिया में जहां तहां 50 रुपया लगेगा, आप कोई भी ऐसे मेगा मार्ट में चले गए या कोई भी दुकान में चले गए, वो दुकानदार आपको बोल रहा है एक्सपायरी एक्सपायरी नहीं है। अब कई लोग ये बोलेंगे ठीक से देखो एक्सपायरी होगा, अरे भाई उसका बात कर नहीं रहे अपने, एक्सपायरी भी नहीं है एकदम, और भैया टूटा हुआ होगा चेक कर लो चूरा निकलेगा, अरे भाई वो सब बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि पैकेट है, एज इट इज है, कंज्यूमेबल है, 50 रुपीज का वो जहां तहां बिकता है। लेकिन एक दुकानदार है जो अभी बोल रहा है 35 में ले लो, अंदर से जोर से आवाज आ रहा है खरीद ले खरीद ले खरीद ले, है ना। तो भाई क्या खरीदें, जो वो बेचेगा वही खरीदेंगे ना। वो डील किस में कर रहा है, वो डील कर रहा है उस बिस्किट में, तो हम उससे बिस्किट ही तो खरीदेंगे। कट टू डीलर्स पोजीशन, आप डीलर के पास गए, डीलर को बोला कि ये स्टॉक अगर मैं तुमसे फ्यूचर में लूं तो तुम क्या रेट में देगा, वो तुमको रेट बोला हम 20 रुपया में देगा, कितने रुपए में देगा, 20 रुपीज में देगा।
आपने अपना कैलकुलेशन करके देखा, अब आपको प्राइसिंग करना आ गया है, तो आपने प्राइसिंग करके देखा, आप बोले ये तो 24 के नीचे अगर दे रहा है तो बहुत सस्ता दे रहा है यार। अगर ये 24, क्योंकि आपका हिसाब से जो उसका सही प्राइस बनता है वो बनता है 24, और डीलर आपको दे रहा है 20 में, तो अंदर से जोर से आवाज क्या आएगा, खरीद ले खरीद ले खरीद ले। तो क्या खरीद ले भाई, जो वो बेच रहा है वही खरीदेगा ना। वो बेच रहा है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, वो डीलर है, और वो डीलर आपको बोल रहा है लेना है तो ले लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेना है तो ले लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और आपको लग रहा है वो सस्ता दे रहा है, तो आप उसको बोलोगे दे दो। सो यू विल बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड को बाय करने वाला बायर जो होता है वो होता है लॉन्ग पोजीशन। क्या होता है लॉन्ग पोजीशन, इसको एक्सप्लेन किया था ऊपर, आई डोंट एक्सपेक्ट आपको याद होगा, बट सुना तो है कि हाँ हाँ खरीदने वाले को लॉन्ग कहते हैं। तो आपने फॉरवर्ड खरीद लिया तो मैंने उसको बोला लॉन्ग फॉरवर्ड, और जो आप फॉरवर्ड के साथ करोगे उसका एग्जैक्ट उल्टा आपको स्पॉट मार्केट में करना होगा। याद रखिए कल की क्लास में आपको मैंने बताया था देयर आर टू मार्केट्स, कैश मार्केट, एफएनओ मार्केट। कैश मार्केट में जो होता है अभी का अभी, अभी क्या करना है ये बोलो, 3 महीना बाद 6 महीना बाद हमको नहीं मालूम। कैश मार्केट इतना हड़बड़ में रहता है, बोलता है जो करना है इंस्टेंट करना है तो कर, नहीं तो भाग यहां से। लेकिन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर फ्यूचर। तो आप अगर फॉरवर्ड को खरीद रहे हैं तो इमीडिएटली स्पॉट मार्केट में जाइए और वहां जाकर के उल्टा पोजीशन ले लीजिए। नाउ सम ऑफ यू वुड आस्क कि हाथों हाथ जाना जरूरी है क्या? जरूरी है। अगर आप हाथों हाथ नहीं गए देन यू विल बी टेकिंग रिस्क, एंड एज एन आर्बिट्राइजर यू कैन नॉट टेक रिस्क। आपको अपनी पोजीशन को हाथों हाथ काटना है। पहला एक पैसा आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करोगे, नियम है, इट इज अ रूल कि आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं दे सकते। पर सर जरूरत पड़ा तो लोन ले लेना बैंक से। क्या कर लेना? लोन ले लेना। सर कोई कारण से हमारे हाथ में पैसा आ गया तो उसका क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देना। ना हाथ में पैसा रखना, ना जेब से पैसा लगाना। तुमको डे वन पे सारे ट्रांजैक्शन बंद करने। तो तुमने अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन ली तो इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में जाके या स्पॉट मार्केट में जाके तुमको शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। और सर उल्टा हुआ तो डीलर के पास गए और पैकेट बिस्किट का वो बेच रहा है 60 रुपीज में, आप बोले लिखा तो 50 है, वो बोला ले लो 60 में लेना है तो लो, नहीं तो मिलेगा ही नहीं कल से। और आप भी टेंशन में आ गए कि भाई कोई भी दुकान खुला नहीं है, ये बोल रहा है कल से नहीं मिला है, तो आपको टेंशन हो रहा है। लेकिन आपको अंदर से पता है महंगा दे रहा है, महंगा दे रहा है, महंगा दे रहा है। तो आपके अंदर से आएगा मेरे को नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। मार्केट में नहीं लेने का ऑप्शन नहीं है। आपको लग रहा है ये महंगा बेच रहा है तो उसको उल्टा आप बेच दो, आप उससे बात करने लग जाओ, हम बेच दे तुमको 60 रुपए में बिस्किट, हम बेच दे तुमको। तो इस तरह से आपको डीलर के साथ बात करना है, और डीलर आपको जब भी रेट देता है वो खरीदने और बेचने दोनों का रेट देता है। वो आपको जब बोल रहा है दैट आई एम गिविंग यू अ रेट ऑफ 35, तो आप उस डीलर के साथ खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बोले चल मैं सेलर तू बायर, मंजूर? वो बोलेगा मंजूर। समझो मेरी बात, आप हमेशा अग्री टू बाय नहीं करोगे, यू कैन ऑल्सो अग्री टू सेल। तो आपने उसको बोला चल मैं तेरे को बेचूंगा। क्या बेचूंगा? अंडरलाइन बेचूंगा। कब बेचूंगा? फ्यूचर में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि तुम प्राइस दे रहा है 35 रुपीज। सो जस्ट इमेजिन, वो 35 रुपीज प्राइस दे रहा है, हमको लग रहा है वो महंगा है क्योंकि 34 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोल के आ गए हम तुमको शेयर बेचेंगे 6 महीने बाद 35 रुपीज में, देख लेना। वो बोला ठीक है। तो जैसे ही तुमने उधर शॉर्ट पोजीशन ले लिया, बिकॉज यू वांट टू अग्री टू सेल, एनीबडी अग्रीइंग टू सेल इज दी शॉर्ट पोजीशन। तो तुमने जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लिया, तुमको दौड़ के जाना पड़ेगा इन द स्टॉक मार्केट और इन द स्पॉट मार्केट, और वहां जाके लॉन्ग पोजीशन लेना होगा, एग्जैक्ट उल्टा पोजीशन। बाकी मैजिक कैसे होगा वो मैं समझा दूंगा, बाकी मैजिक कैसे होगा मैं वो समझा दूंगा। आपको इंट्यूशन पकड़ना है कि कब क्या करना है। ये इंट्यूशन आमतौर पे पकड़ने में टाइम लगता है। आई एम इन नो हरी, मुझे पता है थोड़ा समय लगेगा। बोलो जी। समझ में आया ये?
सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को लेना कैसे है, क्या करना है, वो मैंने यहां लिखाया है। बाकी सवालों के थ्रू हम सीखेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमको आर्बिट्राज करके दिखाना है। सो मैं आपको वो सिखाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट फ्रॉम आर्बिट्राज, तो टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 3, 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 100 शेयर्स का, प्राइस है 38 रुपीज। 100 शेयर का मतलब होता है लॉट साइज। कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें लॉट साइज भी आता है कि इतना तो तुमको लेना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्राइस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, प्राइस तो नहीं है ये, आज का प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है। बोला है 100 शेयर्स, जो कि प्राइस पे अवेलेबल है अभी का अभी 38 रुपीज में। द रिस्क फ्री रेट continuously compounded is 10%. The share is expected to yield a dividend of 1.5 rupees in 4 months from now. आपको डिटरमाइन करना है फॉरवर्ड प्राइस ना। ये सवाल थोड़ा अलग है। इस सवाल में आपको जो डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दिया वो कॉन्टिन्यूअस रेट नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखिए। लिखिए आप, we know f is equal to s minus pvd into e to the power rt। हर चीज को हम यहां एक्सप्लेन करेंगे। एस का मतलब होता है स्पॉट रेट, मैं नहीं लिख रहा हूं स्पॉट का प्राइस, मतलब मैं स्पॉट प्राइस ये वर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा इसका अमाउंट लिख रहा हूं। अमाउंट है 38। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, पीवीडी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो आपका जो डिविडेंड है वो डिविडेंड है 1.5 रुपीज का। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आरटी। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का, तो मैं यही यूज करने वाला हूं। मेरा डिविडेंड आएगा 1.5 रुपीज का, आई अग्री, पर वो मिलेगा मुझे 4 महीने बाद। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 0.10 इंटू 4/12। ये समझना पड़ेगा आपको, सुकून से समझिए, सुकून से समझिए प्लीज। 1.451। ये क्या हुआ सर, इतना फास्ट फास्ट आपने किया? कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सा चीज था। मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड किया। ये डिविडेंड मेरे टर्म के बीच में आ रहा है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का, डिविडेंड आ रहा है 4 ही महीने में। सो इज इट कमिंग विद इन माई कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज कमिंग विद इन माई कॉन्ट्रैक्ट। शुड आई एलिमिनेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम माई स्टॉक प्राइस? यस, वी शुड एलिमिनेट दिस। तो हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो हमने फ्यूचर वैल्यू यानी डिविडेंड है 1.5 रुपीज का, उसको हमने यहां कंसिडर कर लिया, उसको हमने डिवाइड किया बाई ई टू द पावर आरटी। अब उतना ही समय लेना है जितना डिस्काउंट करना है। सो आपका जो ये डिविडेंड है ये आपसे 4 महीने ही दूर है। इट इज ओनली 4 months अवे फ्रॉम यू। सो व्हाट यू विल डू, यू आर गेटिंग 1.5 rupees, but after 4 months, so you will discount this only by 4 months, and that is why 10% को तो यूज किया, बट अपने मंथ सिर्फ 4 पकड़े हैं। So t is equal to n by 12, n is 4 months, so it will become 4/12। e to the power 0.0333 हमने कैलकुलेट किया विद अवर स्मार्ट फॉर्मूला, और उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल लिया। स्टोरी डजंट एंड हियर। r है रिस्क फ्री रेट जो कि है 0.10, एंड t है 6/12। हमको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, याद रखना, तो ये है 6/12। सो हमारा फॉरवर्ड का फॉर्मूला बन रहा है, स्पॉट कितना था 38 रुपीज, बढ़िया,
माइनस 1.451 इंटू ई टू द पावर 0.10 इंटू 6/12. So this is 36.549 into e to the power 0.05 36.549 into 1.05125 rupees 38.422. 38.422. कंप्लीट कर लो प्लीज. 38.422. डन. Question number 10 is your first introduction to arbitrage. It is obviously very important. ध्यान देना. This is the question on arbitrage. पहला सवाल हम कर रहे हैं, but this is not the last question. You will do at least 5 questions on arbitrage. क्या एग्जाम में आता है? भर भर के एग्जाम में ये कैटेगरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है. स्टूडेंट थर थर कांपते हैं एंड आई सी नो रीजन की क्यों कांपते हैं. आपको ये एक मौका है भाई, एकदम सच बता रहा हूं. दिस इज योर मौका. आपको आर्बिट्राज समझने का है. प्लीज आप आर्बिट्राज अब भी ध्यान दे दो. नेक्स्ट 15 मिनट जोर लगा दो पूरा, ठीक है. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, चैट में जरूर जवाब देना. जो लोग लाइव कर रहा है, जो लोग रिकॉर्डेड कर रहा है, तैयार रहो विथ योर आंसर्स. मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो हाथों हाथ यही करेक्ट हो जाएगा. सही जवाब दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि आप ठीक समझ रहे हो. पर आप अपने मस्ती में ठीक है लिखा रहे हैं यार, लिख लेंगे यार अपने तो क्या है. तो भैया लिख ही लोगे, तुम्हारे कॉपी में ही लिखा हुआ रह जाएगा. और आर्बिट्राज तुम जब एग्जाम में लिखना होगा तो नहीं लिख पाओगे. श्राप दे रहे हो क्या? नहीं दे रहा भाई, बट आपको बता रहा हूं कि दिस इज योर मोमेंट. प्लीज 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 डोंट मिस आउट ऑन दिस मोमेंट. आओ सवाल पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. बाय द वे ये आज का आखिरी सवाल है, सो रिजॉइस, एंजॉय करो. आज आखिरी सवाल, छुट्टी होगी इसके बाद. चलो क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा सवाल दिख रहा है. द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू डीसीबी लिमिटेड शेयर. एक शेयर है डीसीबी का जिसका करंट प्राइस दिया हुआ है. मेरे ख्याल से करंट प्राइस को हम एस बोल के डिनोट करते हैं. क्या बोल के डिनोट करते हैं? एस. फिर बोलता है प्राइस पर शेयर इन द फ्यूचर्स मार्केट. फ्यूचर मार्केट में 6 महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस आपको मिल गया. अब क्योंकि ये प्राइस फ्यूचर मार्केट से आया है तो आप इसको डीलर कोटेशन के बराबर ले सकते हैं, पर ये डीलर नहीं है यहां पे. क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर मार्केट का है. फ्यूचर में डीलर नहीं होता. फ्यूचर में एक्सचेंज पे ये मिल रहा है. कितने रुपए में मिल रहा है? 190 रुपीज में. तो भी तो आप चेक तो करोगे कि इसका प्राइसिंग ठीक है कि नहीं है, वगैरह वगैरह. बोला है कि आप चाहो तो बोरो कर सकते हो पैसा फ्रॉम सिक्योरिटीज फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एट 12% पर एनम. कंसिडर दिस टू बी योर रिस्क फ्री रेट. सो योर रिस्क फ्री रेट इज 12% इन द क्वेश्चन. आपको सबसे पहले यह पूछता है कि क्या आप थियोरेटिकली मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लोगे क्या. यानी दे वांट यू टू कैलकुलेट एफ, जिसका आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. फिर बोलता है कि कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है क्या. अगर होगा तो हम सिर्फ बोलेंगे नहीं कि है, हम उसके बाद आर्बिट्राज गेन भी करके दिखा देंगे. वो कैसे होगा सब बता देंगे. शुरू करें. चलो लेट्स गेट स्टार्ट.
सबसे पहले तो थियोरेटिकल प्राइस हम ऐसे भी निकालेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल प्राइस से हम मार्केट के प्राइस को कंपेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा आर्बिट्राज है कि नहीं है। सो आप लिखो ए नंबर, थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस, theoretical futures price is equal to s into e to the power rt। इस सवाल में कोई डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं है, नाटक नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 170 इंटू ई टू दावर, अपने को लेना है 12%, तो 0.12। टी का वैल्यू ले रहा हूं 6/12। यहां तक में किसी को कोई भी इशू हो रहा है, प्लीज आस्क। लाइव वालों के पास फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड वालों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जनाब पीछे ले लो, वापस से देख लो। पर हाँ, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके पास ये फैसिलिटी है। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क राइट नाउ। मैंने यहां क्या किया, मैंने कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला था s इंटू ई टू दावर आर टी। एस का वैल्यू है स्पॉट प्राइस, दिया हुआ है सवाल में 170। आर का वैल्यू है 12%, सवाल में दिया हुआ है 0.12 लिया उसको। टी होता है n/12। हियर n इज इक्वल टू 6 मंथ्स, सवाल में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहा है 6 महीना 6 महीना 6 महीना। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। 1.06 इंटू इक्वल टू +1 डिवाइड बाई 2, 170 इंटू 1.0618, ये आ रहा है दोस्तों 180.506, 180.506। आप लोग भी सोच रहे होंगे अरे भाई एग्जैक्ट कैसे आ गया। कभी कभी एग्जैक्ट भी आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी आएगा। तो ऐसा आप मत समझिएगा कि ये फॉर्मूला हर बार, क्योंकि आप ये जो यूज कर रहे हो ये भूलना नहीं, ये अप्रोक्सीमेट है। तो इसके अप्रोक्सीमेशन कभी एकदम फिट हो जाएगी, कभी नहीं भी होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे में इधर उधर होगा, चलेगा। फिलहाल हमारा थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस आ गया, दैट इज 180.506। मैं इसको लिखता तो एनीवेज 180.51 ही, मैं थोड़ा ना 506 लिखता, मैं इसको 180.51 ही लिखता। क्लियर? कंप्लीट करो प्लीज, प्लीज कंप्लीट दिस। 180.51, चलो बढ़िया, सारे बच्चों को आ गया यहां तक, वेरी नाइस। नंबर 2, अब एक बार प्लीज ध्यान देना, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं सिंस फ्यूचर्स प्राइस इन द मार्केट, क्या है फ्यूचर्स प्राइस मार्केट में, 190 इज डैश देन द theoretical futures price, that is dash। we shall do the following। हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक हम करेंगे शॉर्ट किसी चीज को, तो किसको करेंगे, डैश। और एक हम करेंगे लॉन्ग, किसको करेंगे, डैश। आपको ये चारों डैशेस फुलफिल करने हैं। बताओ जी, फ्यूचर्स प्राइस मार्केट में अगर आप झांक के देखेंगे तो मार्केट में प्राइस है 190 रुपीज का, मतलब यही शेयर फ्यूचर्स के मार्केट में 190 में ट्रेड हो रहा है। आपके हिसाब से ये 190 में ट्रेड नहीं होना चाहिए था, सो देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, किसको किसको कंपेयर करते हैं, ज्यादा कम क्या होता है, कैसे पता चलता है, ये आपको सोचने पे मैं मजबूर कर रहा हूं। तो इस पे बच्चे बोल रहे हैं सर पहले वाले को आप लिख दो हायर। चलो बढ़िया, आपने बोल दिया हायर, यानी आप ये मानते हो कि मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा है देन द प्राइस दैट शुड हैव बीन देयर, जो होना चाहिए था उससे महंगा मिल रहा है बाजार में। ठीक है, जो होना चाहिए था उससे महंगा मिल रहा है बाजार में। चलो मान गया मैं आपका बात, किस दाम पे होना चाहिए था ये, सर ये होना चाहिए था 180.51 पे, ये भी बात सही है।
ये होना चाहिए था 180.51 पे। बहुत बढ़िया, शाबाशी बनती है एक बच्चे की। बिनल ने सारे जवाब दे दिए हैं। वो बोल रही है सर पहला वाला हायर, दूसरा वाला 180.51, तीसरा वाला बोल रही है शॉर्ट करो फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड लिखा है, वो फ्यूचर होगा यहाँ पे, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही बात है। और लॉन्ग करो स्पॉट को, स्पॉट होता है स्पोर्ट नहीं होता है, उन्होंने शायद गलती ही लिखा होगा। तो ये होगा शॉर्ट करो फ्यूचर्स को, एकदम सही, और लॉन्ग करो स्पॉट मार्केट को। स्पॉट का मतलब एट द स्पॉट, इंस्टेंट, अभी का अभी। आप ये लाइन अगर लिखना सीख गए, मतलब आर्बिट्राज आपको लिखना आ गया। ऑब्वियसली आई एम नॉट क्लेमिंग कि आप आर्बिट्राज का हर प्रोसेस सीख गए, पर आपको आर्बिट्राज की शुरुआत समझ में आ जाएगी। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं अटक जाते हैं, उनको यही ख्याल नहीं आता अरे क्या करें, लॉन्ग किसको करें, शॉर्ट किसको करें। तो इसका एक लॉजिक तो है, और वो लॉजिक ये है कि भाई तू क्या प्राइस बोला ये बता। मार्केट को पूछ रहे हैं क्या प्राइस बोल रहा है रे, करेक्ट 190 बोल रहा है, 190 बोल रहा है, अपना क्या है रे, अपना 180 आया, ये तो ज्यादा बोल रहा है। ए तू एक काम कर, तू बेच, मतलब अपने तेरे को बेचेंगे, ठीक है। सो वी विल सेल द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर को सेल करने का मतलब है शॉर्ट करना। सो वी विल शॉर्ट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट किया तो भाग के जाओ और स्पॉट मार्केट में खरीद लो। बोलो जी, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अभी कहानी यहां शुरू हुई है, यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान देना, ठीक है। प्लीज समझो, कहानी यहां शुरू हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको सिर्फ समझ में आया करना क्या है। आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आपको अंदाजा लग गया, पर वो काम होगा कैसे, समझो। अब ध्यान देना, आपको दो मार्केट में काम करना है। पहला आपको फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है। फ्यूचर्स को शॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ मार्केट में जाइए, शॉर्ट ट्रेड एंटर कर दीजिए। शॉर्ट ट्रेड एंटर करने से आपका पैसा नहीं लगता है। इस सेगमेंट में आज के दिन कोई पैसा नहीं लगता आपका, ना लगता है ना मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां सारी बातें फ्यूचर की है। प्राइस आज सेट हुआ है, मैं मान गया। आपका प्राइस क्या रहेगा ये फाइनल हो गया, मैं मानता हूं। पर क्या आज आपको वो पैसे चुकाने पड़ रहे हैं? द आंसर इज नो। अच्छा आप तो बेच रहे हो, आपको मिल रहे हैं क्या आज? द आंसर इज नो। आपको ना पैसा देना है ना पैसा लेना है। पर इसी के विपरीत, आप जैसे ही स्पॉट मार्केट में जाके बोलोगे मेरे को एक शेयर दे दे, एक शेयर दे दे, तो बोलेगा रोकड़ा ला। समझो मेरी बात, जैसे ही आप स्पॉट मार्केट में जाओगे, स्पॉट मार्केट में कोई आपका ट्रांजैक्शन बाद में नहीं हो रहा है। अभी का भी लेना है तो बोल रोकड़ा फेंक, पैसा फेंक, अभी का अभी तेरा शेयर तेरे नाम हो जाएगा। तो उस मार्केट में जाने के लिए लगेगा रोकड़ा, और आर्बिट्राइजर अपना रोकड़ा कभी नहीं लगाता। नियम है अपने जेब से पैसा नहीं लगाने का, अपने सर पे रिस्क नहीं लेने का। तो हम एकदम रिस्क नहीं लेगा, आपको हम बताएगा कैसे। रिस्क 1% का नहीं होगा। कहानी कैसे बनेगी समझो। हम सबसे पहले काम ये करेंगे दैट वी विल बोरो ₹170 today and buy one share of DCB Limited in the spot market. ये रट मत लेना, हर बार ये लाइन नहीं लिखी जाएगी शुरुआत में। हम कहां खरीदारी कर रहे हैं? हम खरीदारी कर रहे हैं स्पॉट मार्केट में। सो वी आर बाइंग समथिंग इन द स्पॉट मार्केट। तो मैंने यहां पे ये बात करी कि स्पॉट मार्केट में खरीदते वक्त क्या करना पड़ेगा। वो बोल रहा है रोकड़ा दो, आज तुमको शेयर खरीदना है, ये नियम है, समझ में आ गया। हमको पैसा कमाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है और मार्केट में जाके अभी का भी शेयर उठाना है। तो शेयर उठाने के लिए वो बोल रहा है 170 रुपए दो। अब यहां कुछ स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि वाई नॉट 190। तो समझो, आप समझो आप कौन से मार्केट में हो ये बात करो। तीन रेट्स है आपके पास, एक रेट है 170, एक रेट है आपके पास में 180 पॉइंट समथिंग जो आपने कैलकुलेट किया है, और एक रेट है 190 का। तो भाई ये 180 तो आपकी कल्पना में है, आपके दिमाग में है, किसी ने आपको 180 का कोटेशन दिया नहीं है।
आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें 180 का रेट आया। मार्केट में दो रेट चल रहा है, या तो 170 या तो 190। तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम कौन से मार्केट में आ गया रे, हम स्पॉट मार्केट में आ गया, और स्पॉट मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे तो खरीदारी होगी ना। सो स्पॉट मार्केट की रेट है 170 रुपीज, हमारे पास तो वो भी नहीं है, तो हम 170 रुपीज बोरो करेंगे फ्रॉम द मार्केट, और ये बोरोइंग के ऊपर रेट लगेगा 12% का। तो हम इमीडिएटली यहां पे कैलकुलेशन में लिख दे रहे हैं, therefore payable आफ्टर 6 months। अब आपने लोन लिया है तो ये लोन को चुकाना पड़ेगा ना। कब चुकेगा ये? 6 महीने बाद। तो आपने 170 रुपीज का लोन लिया है, इसको आपको 12% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस पे आपका जो पेबल आएगा वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा विथ योर थ्योरेटिकल प्राइस। योर थ्योरेटिकल प्राइस इज हाउ मच? 180.506। सो ये आ गया 180.506। ये हमेशा कोइंसाइड कर जाएगा। लॉजिक यहां पे भी वही लग रहा है। तुम आज किसी भी साहूकार से, किसी भी ब्रोकर से, किसी से भी 170 रुपीज का उधार लोगे तो अगला तुमसे 12% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 6 महीने के लिए तुमने लोन लिया, क्योंकि 6 महीने बाद ये सारा सलटवाड़ा हो जाएगा। तो तुमने 6 महीने का लोन लिया, आपने पहले ही देखो आर्बिट्राजर का काम क्या बताया, वो बाद में वेट नहीं कर रहा है कितना रुपया लगेगा मेरा बाद में, वो अभी बैठ के कैलकुलेट कर लिया। तो वो गया ब्रोकर के पास में, ब्रोकर को बोला ए भाई सुनना, मेरे को 170 रुपीज चाहिए। अगला बोला ले ले 12% पे। उसने बोला दे दे। जैसे ही उसने पैसे हाथ में लिए, लेते ही उसको एहसास हो गया है कि मेरे को इसको चुकाना कितना पड़ेगा, मैं इस पे इंटरेस्ट ले रहा करके लास्ट में पे करूंगा कितना, 180 रुपीज 0.506। अब आपके दिमाग में आएगा ये तो रिस्क ले चुका है, ऑल्दो ये पैसा खुद का नहीं लगाया पर ये रिस्क तो ले चुका है। जैसे ही इसको किसी को चुकाना है फ्यूचर में, तो अब ये बिना रिस्क के काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो मैंने ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट किया भी नहीं, मैंने ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक सिरा लिया। उस एक सिरे से क्या किया, सीधा सीधा 170 रुपीज बोरो किया। वो 170 पे मेरे को चुकाना है इंटरेस्ट के साथ में 180.51, और वो 170 लेते ही मैंने हाथों हाथ उससे शेयर भी खरीद लिया। सो शेयर इज बीइंग हेल्ड विथ मी नाउ, वो शेयर मेरे पास पड़ा है। ठीक है, सो शेयर अपने खरीद चुके हैं। शेयर का क्या हुआ याद रखना, शेयर अपने पास पड़ा है, अपना शेयर कहीं नहीं जा रहा। हाँ, हमने एक लोन लिया था, वो लोन को चुकाना होगा कितने रुपीस में, 180.506 पे। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बोलता है शॉर्ट फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर्स, शॉर्ट फ्यूचर्स एट द रेट, या ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, शॉर्ट 6 month फ्यूचर्स एट द रेट ₹190। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अग्री टू सेल 1 शेयर ऑफ DCB लिमिटेड एट ₹190 आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 months आप अगले को बोल के आ गए। अब ऐसे देखो, डीलर होता है ना, तो डीलर आप यू कैन इमेजिन कि किसी को बोल के आए हो, पर फ्यूचर्स मार्केट में कोई डीलर नहीं होता है। तो आप बस ऐसा समझ लो, आपने एक्सचेंज को बोल दिया। एक्सचेंज को जैसे ही आपने बोला आई वॉन्ट टू शॉर्ट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब यू आर सेइंग टू द एक्सचेंज दैट आई अग्री टू सेल 1 share when today, no not today, after 6 months at what price, the price that is decided right now, and you decided the price to be 190। मार्केट ने बोला प्राइस क्या है 190, तो मैंने उसी प्राइस पे तुमको शेयर बेचने का वादा कर दिया है। नाउ यू गेट टू नो कि अच्छा अब आपका ट्रांजैक्शन बंद हो गया है। क्यों? सारी सिचुएशन समझो। अब ना ट्रांजैक्शन बंद कैसे हुआ, डे 1 पे ये दोनों काम हो गया, अपने वेट नहीं कर रहे हैं, डे 1 पे ये काम हुआ है। ये दोनों काम हुआ है एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, ये दोनों काम t इज इक्वल टू 0 पे हुआ है। ठीक है, तो अपना यहां पे क्या हो रहा है, अपना दोनों काम साथ साथ हुआ।
आपने क्या क्या काम किया? आपने सबसे पहले मार्केट से बोरो किया था, बोरो करके आपने एक शेयर खरीद लिया था, बोरो करने पे आपको कुछ पैसे चुकाने थे जिसको आपने एक्नॉलेज कर लिया था। अब वो शेयर आपके पास पड़ा है और उसी शेयर के दम पे आप जाकर के फ्यूचर्स मार्केट में दावा ठोक करके आ गए कि हम तुमको बेचेंगे। तो भाई बेचने के लिए होना चाहिए ना तुम्हारे पास, तो है हमारे पास। हमने स्पॉट मार्केट में लोन लेके वो शेयर क्यों खरीदा? अब अक्ल आई, अब समझ में आ रहा है क्यों हुआ ये सब। हमने वहां शेयर खरीदा इसलिए क्योंकि हम यहां वादा करके आ रहे हैं कि हम बेचेंगे आगे जाकर के। तो अब ये शेयर हमारे पास पड़ा रहेगा, इसका और कोई काम नहीं है। ये 6 महीने टाइम निकालेगा और 6 महीने बाद हमारा वादा पूरा करने में ये काम आएगा। अब ये वादा कोई तोड़ तो सकता नहीं है, ठीक है? हम यही मानते हैं कि ये सब वादे आमतौर पे टूटते नहीं है। देयर कुड बी काउंटर पार्टी रिस्क इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट फ्यूचर्स में कोई रिस्क नहीं होता। तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ये वादा कर दिया था शेयर प्रोवाइड करेंगे, शेयर आपके पास है, बात खत्म। पर आपको उस वादे के अगेंस्ट 190 रुपीज मिलेगा, इसका भी गारंटी हो गया है। नाउ यू नो 190 रुपीज भी मिलने वाला है। आप देखो आपने कितनी तिगड़मबाजी लगाई। आपको लोन पे कितना रुपया चुकाना था? 180.51, और आपको मिलने वाला कितना है? 190 रुपीज। आपने अपने जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, आपने ट्रांजैक्शन क्लोज भी कर दिया, तो आपने रिस्क भी नहीं लिया। आप बन गए हो आर्बिट्राजर। आपने मार्केट में इनएफिशिएंसी देखी, ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन को क्लोज किया, पैसा एक को नहीं लगाया, फिर भी घर लेके जाओगे कुछ पैसा। कैसे? एट t is equal to 6 months, received from futures contract। आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 190 रुपए मिले, लेस पेड या रीपेड बोरोइंग, रीपेड लोन विथ इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट के साथ में लोन चुका दिया और उसके लिए आपने पे किए 150.51। तो अब आपके पास जो बच गया वो क्या है? वो है फ्री की कमाई, वो है फ्री की कमाई। एंड वो कमाई हुई 190 माइनस 180.51, सो दैट इज 9.49। 9.49 is your arbitrage gain. 9.49 is your arbitrage gain. अभी 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 इतना जोश में मत आ जाना कि हाँ हम लोग सीख गए, नहीं। मैं इस चीज में बहुत मानता हूं कि जिस रास्ते हम जाते हैं, हम कितना भी रास्ता याद कर ले, आते वक्त वो उल्टा लगता हमको। हमको लगता है ये रास्ता आया था क्या, देखा था क्या, होता है। तो जिस रास्ते आप जाते हो उसी रास्ते वापस आओगे ना, तब आपको याद होगा। यहां पे भी वो सेम चीज वैलिड है। आप अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसमें आपने शॉर्ट किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, लॉन्ग किया स्पॉट को। इसका उल्टा ट्रेड जब आप सीख लोगे ना, कभी ऐसा भी होगा कि डीलर ज्यादा रेट नहीं दिया, डीलर कम रेट दे दिया। जब डीलर कम रेट देगा तो कैसे सॉल्व होगा? जब वो सीख लोगे तब आप छाती पीट करके बोलना कि हाँ भैया हम सीख गए हैं आर्बिट्राज करना। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड जस्ट वॉन्ट कि आप घर पे एक बार इसको अच्छे से समझना, इसकी पूरी कहानी को एब्जॉर्ब करना कि आर्बिट्राज कैसे हुआ, हाउ डिड वी डू आर्बिट्राज। क्योंकि आर्बिट्राज के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। पैसा जेब से लगा नहीं सकते, रिस्क सर पे ले नहीं सकते, ट्रांजैक्शन बंद करना जरूरी है, और आपको डे 1 पे पता होना चाहिए कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस दिन कितने रुपए आपके घर आएंगे। तो यू शुड नो एवरीथिंग। ये अमाउंट भी सील होनी चाहिए। ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि अब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये प्राइस भी आज के दिन या डे 1 पे पता होना चाहिए हमको कितने रुपए लास्ट में मिलेंगे। तो ये मिले 6 महीने बाद मैं अग्री करता हूं, लेकिन आपको डे 1 पे भी पता था कितने रुपए आपको मिलने वाला है। क्लियर? So that is arbitrage gain for you and I hope you had a great blast today. आज की क्लास में हमने फॉरवर्ड में प्राइसिंग सीखी, आर्बिट्राज को इंट्रोड्यूस किया, उस पर एक सवाल भी कर लिया। अगली क्लास का उद्देश्य ये होगा कि हम सिर्फ आर्बिट्राज को अच्छे से समझ लें, सीख लें। जब आर्बिट्राज अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। अभी के लिए इतना ही।
ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।